हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सलील स्टडी ग्रुप। और आज हम बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया के बारे में। तो दोस्तों, मॉडर्न इंडिया को जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे किसी भी लेवल पे पढ़ते हो तो मॉडर्न इंडिया को हम कवर करते हैं कुछ वर्टिकल्स में। वो वर्टिकल्स हमारे पास आते हैं जैसे एजुकेशन रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, प्रेस रिफॉर्म्स एंड गांधीयन फेज। इन सबसे ज़्यादा अगर कोई ऐसा पार्ट है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो पार्ट है आपका गांधीयन फेज का। इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि मैं गांधीयन फेज को कवर करूं। अब इस गांधीयन फेज को हम कवर कैसे करते हैं दोस्तों? गांधीयन फेज को हम कवर करते हैं ईयर वाइज, जैसे 1903, 1905, 1906, 1907, 1908, 9, 10, 9, 10, 11, 13, 15, 14, 14, 15, 16, 17 एंड ऑल। अब इन सारे ईयर्स को हमें बारी बारी देखना पड़ता है, हमें इनको बारी बारी हमें इनके रट्टे लगाने पड़ते हैं कि इन ईयर्स में क्या क्या हुआ था। और आप अगर देखते हो कि पुराने सारे क्वेश्चंस को उठा के देखोगे तो आपको क्रोनोलॉजिकली एज वेल एज फैक्चुअली इन्हीं कुछ सालों से क्वेश्चन उठा के बन रहे हैं। तो जैसे अगर रट्टे किस हिसाब से लगने हैं, इसके रट्टे लगने हैं जैसे 1903 अनऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1905 ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1906 इट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, 1907 सूरत स्प्लिट। ऐसे करके आपको सारे के सारे टिप्स पे याद होनी चाहिए। इसी के साथ हम डिटेल्स को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। सो विदाउट फर्दर डिस्कशन हम इसको शुरू करते हैं दोस्तों क्विकली। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं 1903। 1903 में हमारे पास क्या आता है? 1903 में हमारे पास आता है अनऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का पार्टीशन किया गया था। बंगाल का पार्टीशन किस लिए किया गया था बाय लॉर्ड कर्जन? उसके लिए एक रीज़न था। लॉर्ड कर्जन के अकॉर्डिंग ये था कि ये इतने बड़े एरिया को मैनेज कर पाना कहीं ना कहीं लॉर्ड कर्जन के लिए मुश्किल था। लेकिन एट द सेम टाइम जो इनके पीछे रियल इंटेंट थी वो ये इंटेंट थी कि ये अपने साथ इंडिया को रूल करने के लिए ये कहीं ना कहीं चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन पैदा हो। और उस फ्रिक्शन पैदा करने के लिए इन्होंने कहा कि बंगाल को हम दो लाइंस में डिवाइड कर देंगे, एक मुस्लिम मेजॉरिटी और एक हिंदू मेजॉरिटी। तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी था उसको इन्होंने एज अ ईस्ट बंगाल कह दिया, और जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया था उसको इन्होंने वेस्ट बंगाल कर दिया। और इसकी अनऑफिशियल स्टेटमेंट जो आई वो स्टेटमेंट आई इन द ईयर 1903। 1903 की स्टेटमेंट के बाद लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इनसे नाराज़ हुए थे और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सड़कों पे प्रदर्शन भी किए। इस दौरान में हमें एक और चीज़ याद रखनी है कि 1903 में अनऑफिशियल स्टेटमेंट थी, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल एक्चुअली कर दिया गया था। ठीक है, और जब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल आपका चल रहा था यानी हुआ 1905 में, उस दौरान कंटेम्प्रेरी उसमें वर्ल्ड में क्या हो रहा था इंडिया में, उस टाइम पे ऐसा था कि जितने भी आपके जो हमारी कांग्रेस थी, कांग्रेस बनी थी 1885 में। 1885 में कांग्रेस अंडर द वाइसरॉयलिटी ऑफ ए.ओ. ह्यूम इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अब ये जो कांग्रेस बनी, कांग्रेस के जो ज़्यादातर लोग थे वो ज़्यादातर लोग आपके मॉडरेट्स थे, यानी वो बिलीव करते थे कि अगर हम अंग्रेज़ों को अपनी रियल कंडीशन बताएंगे तो अंग्रेज़ जो है वो हमारे अकॉर्डिंग काम करना, मतलब वो समझ पाएंगे हमारी मुश्किलें। इसके लिए 1885 के बाद जितना भी कांग्रेस का सेशन थे सारे के सारे दे वर डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स। लेकिन जब पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात आई तो उस टाइम पे जो हमारे वो लोग थे जो कि इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे पेटिशंस में, वो सड़कों पे उतरे और उन्होंने सड़कों पे उतरने के बाद बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किए, जिसकी वजह से जनता जो थी वो अवेयर हुई। और अवेयर होने के बाद ज़्यादातर लोगों में ये वाली रोष फैल गया कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे। इन सारी जनता ने इकट्ठे होके जब एक मूवमेंट चलाया, उस मूवमेंट को कहा गया एज अ स्वदेशी मूवमेंट। तो हमारे पास एक मूवमेंट आया, उस मूवमेंट को कहा गया स्वदेशी मूवमेंट। और इस स्वदेशी मूवमेंट से जो लोग निकल के आए उन लोगों को कहा गया एज एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के लोग बने, एक बने हमारे पास मॉडरेट्स और एक बने एक्सट्रीमिस्ट। और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो ज़्यादातर किस चीज़ से निकले, किस इवेंट से निकले थे? वो निकले थे स्वदेशी मूवमेंट से। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, स्वदेशी मूवमेंट। एंड स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ? जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। नेक्स्ट 1906 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश हुआ 1906 में। इसकी अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग के अंदर सबसे पहले दिसंबर 1906 में डेलीगेट्स सारे के सारे मिले। कहाँ मिले? ढाका में मिले। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो कहाँ पर एस्टेब्लिश हो रही है ये? ढाका में। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। उसके बाद इसके अंदर इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है, ऑफ ढाका, जो जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए बात कही थी। उसके बाद फाइनली सेटअप कब हुई? दिसंबर 3, 1906 में, 1906। और
इनकी जो फर्स्ट अचीवमेंट थी वो अचीवमेंट थी 1909 में। इन्होंने एक बात कही थी, दैट इज अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। तो 1909 वाली जो बात थी वो इनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, सेपरेट इलेक्टोरेट। आगे चलते हैं 1907 सूरत स्प्लिट। अभी सूरत स्प्लिट क्या था, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि देर वर टू काइंड ऑफ यू कैन से फैक्शंस, एक थे मॉडरेट्स और एक थे एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में आपस में जो इशू था रिलेटेड टू द स्वदेशी मूवमेंट, जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कहते थे कि स्वदेशी मूवमेंट को ऑल ओवर इंडिया हम इसको एक्सपैंड करेंगे, सिर्फ बंगाल तक नहीं रखेंगे। लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो इसके अगेंस्ट थे, वो कह रहे थे कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो कि ब्रिटिश को एनवाय करें। सो इन दोनों के बीच में एक अनबन सी हुई और वो अनबन क्वाइट एविडेंट रही इन 1907 इन सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस, और वहां पर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो दोनों के दोनों अलग हो गए। ठीक है, सो इट इज 1907 सूरत स्प्लिट। उसके बाद 1909 मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स की सबसे बड़ी बात क्या थी, अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, मतलब अगर कोई इंडिविजुअल मुस्लिम है और वो इलेक्शंस के लिए खड़ा हो रहा है तो उसको वोट करने के लिए भी वही लोग वोट करेंगे जो कि मुस्लिम्स होंगे, अदरवाइज उसको कोई भी वोट नहीं करेगा। सो इट इज अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स 1909। और उसी दौरान जब यहाँ पर ये वाली चीज़ें चल रही थी, लाइक 1907 सूरत स्प्लिट और हमारे यहाँ पे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स चल रहे थे, वहीं पर दूसरी साइड से क्या होता है कि ये जो गांधी हैं, ये गांधी हमारे साउथ अफ्रीका में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, और 1910 में वो एक टॉल्स्टॉय फॉर्म सेटअप कर देते हैं इन साउथ अफ्रीका। तो दो इवेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ में एक और चीज़ याद रखिएगा, जब यहाँ पर सूरत स्प्लिट हुआ, ठीक है, सूरत स्प्लिट के टाइम पे जितने भी हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे, सारे के सारे एक्सट्रीमिस्ट को उठाया गया और जेल में डाल दिया गया। जैसे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो लाल बाल पाल ये जो तीन लोग थे इनको भी अरेस्ट कर दिया गया। लाला लाजपत राय इंडिया छोड़ के चले गए, बिपिन चंद्र पाल एक्टिव पॉलिटिक्स से रिजाइन दे दिया, और तीसरे जो है बाल गंगाधर तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एक्टिव पॉलिटिक्स से रिजाइन देंगे। बाल गंगाधर तिलक को सिडेशन चार्जेस के ऊपर इन्होंने कहीं ना कहीं जेल भेजने की तैयारियां शुरू कर दी। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, स्वदेशी मूवमेंट चला, जनता सारी की सारी एक्टिव है, लेकिन इनके ऊपर लीडरशिप कोई भी नहीं है। तो बिना लीडरशिप वाली जो ये पूरी की पूरी जनता है, इनको एक लीडर चाहिए था। वो लीडर कहीं ना कहीं उसकी न्यूज़ आ रही थी फ्रॉम साउथ अफ्रीका कि वहाँ पर एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो गया। ठीक है, वहां पर एक टॉल्स्टॉय फॉर्म्स एस्टेब्लिश हो गया, वहां पर सत्याग्रह चल रहा है। सो पैरेलली इंडिया में जब ये कुछ चल रहा था, वैसे ही साउथ अफ्रीका में इन चीज़ों के ऊपर काम चल रहा था। आगे चलते हैं 1911 के बाद 1913 के बाद 1914 और 15। 1911 जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था बाय लॉर्ड कर्जन इन द ईयर 1905, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में कैंसिल हो गया। ठीक है, एट द सेम टाइम जो बंगाल इनकी कोलकाता जो इनकी कैपिटल थी कलकत्ता, वो शिफ्ट कर दी गई टूवर्ड्स दिल्ली। तो अब दिल्ली इनकी समर कैपिटल थी। उसके बाद 1913 इज इंपॉर्टेंट फॉर गदर पार्टी। तो 1913 में गदर पार्टी एस्टेब्लिश हुई। कहाँ एस्टेब्लिश होती है ये गदर पार्टी? सैन फ्रांसिस्को में इन यूएसए। ठीक है, यूएसए। ठीक है, तो वहां पर गदर पार्टी एस्टेब्लिश हुई। लेकिन 1911 में जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी जी के साथ मीटिंग की साउथ अफ्रीका में। तो वहां पर गांधी जी तैयार हो रहे हैं इंडिया आने के लिए। इंडिया से बाहर सैन फ्रांसिस्को में एक पार्टी एस्टेब्लिश की गई, उस पार्टी को कहा गया एज अ गदर पार्टी। ठीक है, और ये गदर पार्टी कब हुई? इन 15 जुलाई 1913 को ये गदर पार्टी एस्टेब्लिश की गई सैन फ्रांसिस्को में। इसके फाउंडिंग मेंबर कौन थे? नाम याद रखिएगा, लाला हरदयाल, सोहन सिंह बखना, करतार सिंह सराबा और तारकनाथ दास। ये लोग थे जो इसके फाउंडिंग मेंबर थे। ये जो पार्टी थी, इस पार्टी में वॉज सपोर्टेड बाय इंडियन कम्युनिटीज लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स। जो लोग यूएसए, कनाडा और इन सारी जगहों पर ये लोग रह रहे थे, वो लोग सारे इसके पार्टिसिपेंट्स थे। इसमें एक कई बार पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये लाइन किसने कही थी। सो ये लाइन याद रखिएगा, वी आर नॉट सिख्स और पंजाबीज, आर रिलीजन इज पैट्रियटिज्म। दिस वाज सेड बाय सोहन सिंह भकना
जो कि एक फाउंडिंग मेंबर थे गदर पार्टी के। इसके बाद द पार्टी पब्लिश्ड अ वीकली पेपर कॉल्ड एज गदर। तो गदर कौन सा है? वो एक वीकली पेपर है। द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इट्स फर्स्ट इशू इन सैन फ्रांसिस्को ऑन 1 नवंबर 1913। ठीक है, और इसका मैस हेड क्या था? अंग्रेजी राज का दुश्मन। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है इसके ऊपर। आगे चलते हैं दोस्तों। 1913 के बाद 1914 दो चीज़ों के लिए फेमस है। पहली चीज़ है आपकी दैट इज़ द वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, और दूसरी चीज़ है हमारे पास कोमाघाटा मारू इंसिडेंट। अभी कोमाघाटा मारू या कोमाघाटा मारू इंसिडेंट क्या है? ये इंसिडेंट है विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल्स जो कि कनाडा जाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कनाडा में एंट्री नहीं दी गई। ठीक है, एक शिप था, उस शिप को हायर किया गया सम गदर पार्टी इंडिविजुअल्स, और उसमें उसके अंदर आपके ज़्यादातर लोग डाले गए। जो ये लोग थे, ये ज़्यादातर लोग आपके सिख थे, मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे, सारे के सारे लोग थे, लेकिन मेजॉरिटी में जो थे वो सिख लोग थे। और कनाडा के लिए सारे रवाना हुए। हांगकांग से शुरू हुआ, और जैसे ही ये कनाडा पहुंचे तो कैनेडियन वाटर्स में इनको वहाँ पर नहीं आने दिया, और इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर वो ये शिप वहाँ पर 2 महीने तक खड़ा रहा, लेकिन इन लोगों को कनाडा में एंटर नहीं करने दिया, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। कनाडा में लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया, और सारे लोगों ने इसको कहा कि कैनेडियन को अपने लॉज चेंज करने चाहिए। बाद में इस शिप को मोड़ा गया और इस शिप को भेज दिया गया वापस, और ये दमदम पोर्ट पे जाके इसको कहा गया कि इसको खाली करो। तो वहाँ पर थोड़ी लड़ाइयाँ हुई, और लड़ाई होने के बाद धीरे धीरे ये फिजल आउट हो गया मूवमेंट। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है? गदर पार्टी, और गदर पार्टी से एसोसिएटेड हमारे पास इवेंट आया कोमाघाटा मारू इंसिडेंट। उसके बाद 1915 आया। 1915 इज इंपॉर्टेंट फॉर द रिटर्न ऑफ गांधी फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से वापस आए। ठीक है, कब आते हैं? देखो दोस्तों, गांधी जी के लिए हमारे पास कुछ दिन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर द बर्थ ऑफ गांधी। सेकेंड वन इज द 30th जनवरी। 30th जनवरी इज द मार्टियर डे, जब गांधी जी की डेथ हुई थी। एंड द थर्ड डे इज 9th जनवरी। 9th जनवरी इज इंपॉर्टेंट, वाई? बिकॉज जिस दिन गांधी वापस आए थे उस दिन को हम कमेमोरेट करते हैं एज अ प्रवासीय भारतीय दिवस। ठीक है, प्रवासीय भारतीय दिवस या फिर NRI डे, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है 1915। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 1916, 1917, 1918 और 1919। इस दौरान क्या होता है? 1916 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट क्या है? जब गांधी जी जेल में गए, जब तिलक जी जेल में गए थे, तो तिलक जी जब जेल से वापस आए, बाहर आए जेल से, तो उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि अब मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट का कोई पंगा नहीं है। अब पंगा हमें देश की आज़ादी के ऊपर अलग से लड़ाई करनी पड़ेगी। उसके लिए इन्होंने एक लखनऊ सेशन का सहारा लिया, और जो डिवाइड था कांग्रेस के बीच में वो ख़त्म किया, और अब से जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे वो इकट्ठे आ गए। इसको हम कहते हैं लखनऊ पैक्ट। उसके बाद गांधी जी जब 1915 में इंडिया आए, उसके बाद 2 साल तक उन्होंने इस कंट्री का भ्रमण किया, और जो उन्होंने इस कंट्री का भ्रमण किया, वो भ्रमण के दौरान उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस जो अपनी फर्स्ट टाइम दी थी, वो दी थी इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है सीडीएस में कि गांधी की पब्लिक अपीयरेंस कब आई थी? वो आई थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। इसके बाद अगली चीज़ आ गई हमारे पास होम रूल लीग। होम रूल लीग क्यों इंपॉर्टेंट है? होम रूल लीग वॉज एस्टेब्लिश बाय बाल गंगाधर तिलक इन पूना। ठीक है, और उसके बाहर जो पूना वाला केस था वो बाल गंगाधर तिलक जी का था, और पूना के बाहर जिस इंडिविजुअल ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी वो थे मिसेस एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये वही हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी वही हैं जिसके फाउंडर कल्ट और मैडम बेलावेट्स्की थी, जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो मैडम मिसेस एनी बेसेंट ने बाहर का जिम्मा लिया था, और इसका एम क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट। लोगों को ये समझाना कि हमारी सेल्फ गवर्नमेंट क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो वो चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और ये नेशनलिस्ट मूवमेंट लेके आया, और इसको हम एक और नाम से भी जान सकते हैं एज ए रिवाइवल ऑफ स्वदेशी। तो 1916 में हमारे पास 3 इवेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए: लखनऊ पैक्ट, BHU एंड होम रूल लीग। उसके बाद 1917 आ जाओ। 1917 इज इंपॉर्टेंट फॉर चंपारण सत्याग्रह। नाउ व्हाट इज दिस चंपारण सत्याग्रह? देखो,
गांधी जी के पास हमारे तीन हथियार थे जिनके ऊपर उन्होंने सारी लड़ाइयाँ लड़ी। पहला हथियार था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दूसरा हथियार था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और तीसरा हथियार था इनका हंगर स्ट्राइक। और इन्हीं तीनों को इंडिया आने के बाद इन्होंने सबसे पहले टेस्ट किया। जो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो टेस्ट किया गया इन चंपारण सत्याग्रह। अब अगर मैं चंपारण की मैं बात करता हूं तो चंपारण को किसने गांधी जी को रिक्वेस्ट किया था? राजकुमार शुक्ला जी ने। सो राजकुमार शुक्ला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि वहां पर प्रॉब्लम है किसकी? इंडिगो प्लांटर्स की। किस चीज़ को लेके? तिनखटिया सिस्टम। तिनखटिया सिस्टम मतलब 3 out of 20 of their total land has to be cultivated with इंडिगो। ठीक है, अब उनको इंडिगो उगाने के बाद दिक्कत क्या हुई? शुरू में तो इंडिगो के ठीक रेट मिलते थे, लेकिन बाद में जो ये यूरोपियंस थे, जर्मनी वाले थे, इन्होंने सिंथेटिक डाई बनाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से इंडिगो जो थी उसकी डिमांड कम हो गई, प्राइसेस मिले नहीं ढंग के, और इनको कहा गया कि आप ज़बरदस्ती कम प्राइस में उगाओ। इसके लिए गांधी जी ने रिवोल्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया, और उसकी वजह से फिर वो कंट्रोल में आ गए, और गांधी जी का फर्स्ट जो इवेंट था वो सक्सेसफुल रहा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुए। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, याद रखिएगा। किस चीज़ के ऊपर थी? प्लेग बोनस के ऊपर। ठीक है, और गांधी जी आस्क्ड द वर्कर्स टू गो ऑन अ स्ट्राइक एंड डिमांड 35% इंक्रीज, और गांधी जी की इसके ऊपर भी ब्रिटिशर्स मान गए। नाउ जनता जो है उनका गांधी के ऊपर विश्वास होना लाजमी था, क्योंकि गांधी जी उनको रिजल्ट दे रहे थे। थर्ड वन इज द खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह की अगर मैं बात करता हूँ, इट वॉज द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब बिकॉज ऑफ द ड्रॉट ऑफ 1918 द क्रॉप्स फेल्ड इन खेड़ा गुजरात, तो क्रॉप फेलियर के लिए था। ठीक है, और जो कोड था उसको वो मान नहीं रहे थे, तो गांधी जी ने वहाँ पर नॉन कॉपरेशन का उन्होंने कहा कि आप उनको पे ना करिए। ठीक है, तो अगर उन्होंने ये कह दिया कि पे ना करिए, फिर इसके लिए ये लोग मान गए, और मानने की वजह से ब्रिटिशर्स जो थे वो फिर से गांधी जी की बात मान गए। ठीक है, इसमें दो इंडिविजुअल्स हैं जिनका नाम है, वन इज़ द सरदार पटेल जी और सेकंड वन इज़ द इंदुलाल याग्निक जी। अब सरदार पटेल जी को हम आगे देखेंगे बारडोली इसमें। ठीक है, और इंदुलाल याग्निक को भी हम आगे देखते हैं। इसके अलावा 1918 में हमारे पास क्या होता है? वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाती है। अब जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो हमारे पास एक हिस्ट्री को लेके एक नया एक इशू सा छिड़ जाता है हमारा। ठीक है, वो इशू क्या है? उस इशू को हम कहते हैं एज अ खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, अब ये खिलाफत मूवमेंट क्या है क्या नहीं है, इसको अभी हम देखते हैं। अब 1919 आया, 1919 में हमारे पास 4 इवेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कौन से? मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जलियांवाला बाग मैसेकर, रॉलेट एक्ट एंड खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1919। अब इनको देखते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इन्होंने डायरकी एस्टेब्लिश की थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने डायरकी एस्टेब्लिश की। कहाँ एस्टेब्लिश की डायरकी? प्रोविंशियल लेवल में। डायरकी का मतलब ये होता है कि देयर इज अ फेडरल स्ट्रक्चर। कुछ सब्जेक्ट्स जो होंगे वो गवर्नमेंट के अंडर होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स जो होंगे वो प्रोविंशियल यानी जो किंग्स हैं या फिर जो भी वहाँ के कर्ता धर्ता हैं उनको वो सब्जेक्ट्स के अंडर काम करना था। तो मतलब डायरकी लेके आए इन 1919 एट प्रोविंशियल लेवल। ठीक है, और उन जो सब्जेक्ट्स जो डिवाइडेड थे उनको कहा गया एज ए रिजर्व्ड लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट। ठीक है, तो वो जो चीज़ें थी, सबसे पहले हमने डायरकी में मतलब शेड्यूल 7 की बात, सेंट्रल सब्जेक्ट्स और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। सेंट्रल सब्जेक्ट्स के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो सेंटर के अंडर थे, और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे वो प्रोविंसेस के अंडर थे। अब उसी के बाद एक और चीज़ गई, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के अंदर जो थे वो ब्रिटिशर्स जो थे वो अपना इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे वो ब्रिटिशर्स के पास होल रहेंगे। इसके बाद आगे चलता हूं मैं, और क्या था? लेजिस्लेटिव चेंजेस इसके ऊपर थे। लेजिस्लेटिव चेंजेस के अंदर क्या था? बायकैमरलिज्म लेके आइए। बायकैमरलिज्म का मतलब होता है क्लास 2 सेट्स ऑफ हाउसेस। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये मान लीजिए कि ये लोकसभा और राज्यसभा का प्रीकर्सर है।
ठीक है। तो यहां पर लेजिस्लेटिव, द लोअर हाउस वाज द लेजिस्लेटिव असेंबली विच हैड 145 मेंबर्स who were elected for the 3-year terms, and upper house of the council was states which consisted of 60 members serving 5-year terms। तो लोकसभा राज्यसभा का ये प्रीकर्सर था। उसके बाद आ जाओ इलेक्टोरल प्रोविजंस। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करता हूं तो 1909 के अंदर क्या हुआ, 1909 के अंदर इन लोगों ने एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था मुस्लिम्स के लिए, लेकिन 1919 के अंदर इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया एक और उसके लिए कम्युनिटी के लिए, और उस कम्युनिटी को हम कहते हैं सिख, यूरोपियंस एंड एंग्लो इंडियंस। तो इनके लिए इन्होंने एक और सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया, ठीक है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी आप एग्जाम की तैयारियां कर रहे हो, वो भी इसी एक्ट के अंदर आया था, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसके बाद एक और चीज थी एस्टेब्लिशमेंट, 8 मेंबर्स में 3 इंडियंस होने थे वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और एक और चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने क्या कही कि ये जो कोई भी हम चेंजेस लेके आए हैं, इन चेंजेस को हम 10 साल के बाद दोबारा आके देखेंगे। तो वो 10 साल के बाद ना आके वो तकरीबन 8 साल के बाद यानी 1927 में आते हैं एज साइमन कमीशन। तो ये याद रखिएगा लिंक। तो 1919 से ये लिंक बना 1927 साइमन कमीशन। आगे चलते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये आ गई जलियांवाला बाग मैसेकर। अब इससे दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा पहले ले जाना चाहता हूँ। हमारे पास क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर 1 है वो ख़त्म होती है, और वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने की वजह से जो टर्की के खलीफ हैं, ठीक है, वो जो है वो उनको डीथ्रोन किया जाता है। अब खलीफ को डीथ्रोन कर दिया गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी मुस्लिम्स हैं इंडिया में, उन मुस्लिम्स ने कहा कि यार हमारे ये रिलीजियस हेड्स हैं और रिलीजियस हेड के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसके लिए फिर गांधी को अप्रोच किया गया। तो गांधी जी ने कहा ठीक है यार, आपके लिए हम मूवमेंट शुरू करेंगे, और वो मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया शुरू हुआ, और उस मूवमेंट को कहा गया एज अ खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। सो खलीफ से याद रखना खिलाफत मूवमेंट। और ये खिलाफत मूवमेंट जो इसकी खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, इसके जो हेड थे वो हेड थे गांधी जी। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, इसमें ज़्यादातर हिंदूज़ ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उस टाइम पे ये नोशन हो सकती थी कि दे थॉट कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम कॉज है, और इसके लिए फिर ज़्यादातर पूरे नेशन वाइड हम नहीं चला पाएंगे एक इवेंट। लेकिन 1919 में ही जहां पर मुस्लिम्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, हिंदू पार्टिसिपेट्स नहीं कर रहे थे, तो वहां पर एक और गड़बड़ हो जाती है, और वो गड़बड़ होती है पंजाब में। और पंजाब में एक जनरल डायर को लेके एक इंडिविजुअल है जनरल डायर, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ खड़ा कर देता है। बैसाखी के दिन जनरल डायर 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में, जहां पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे किस लिए हुए थे, वो इकट्ठे हुए थे विद रिस्पेक्ट टू द रॉलेट एक्ट, ठीक है। और वहां पर आके वो गोलियां चला देता है, जिसमें 379 पीपल, इतने लोग मर गए थे, और इतने 1137 लोग घायल थे। और इसकी ये जो चीज़ थी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा भयावनी चीज़ थी, और नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ इस मैसेकर के अगेंस्ट, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड इसके बाद वापस कर दिया, और यहाँ के जो ओडायर थे उनको ख़त्म किया गया इन मार्च 1940 बाय सरदार उधम सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्रेव इंडिविजुअल। आगे चलते हैं, ठीक है। अब रॉलेट एक्ट क्या था जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हुआ। 1917 में एक कमिटी सेटअप की गई बाय सर सिडनी रॉलेट, ठीक है, टू लुक इनटू मिलिटेंट नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़, ठीक है। इसके बेसिस पे एक एक्ट बनाया गया। उस एक्ट के अंदर कहा गया कि किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट कर सकते हैं, कोई अपील नहीं होगी, कोई पेटिशन नहीं होगी, और इस एक्ट को कहा गया एज अ ब्लैक एक्ट, ठीक है। इसी से कॉरस्पॉन्डिंग ऑल इंडिया हड़ताल शुरू हुई 1919 में, और 2 प्रोमिनेंट लीडर्स, एक डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा प्रोमिनेंट लीडर कौन था, डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू, ये दोनों अरेस्ट कर दिए गए। इन दोनों के ऊपर ही बात करने के लिए लोग जलियांवाला बाग गए, और वहां पर जनरल डायर ने अटैक कर दिया था। अब हिंदूज जो थे वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में चले गए, जो मुस्लिम्स थे वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में चले गए, वो तो पहले से खिलाफत मूवमेंट के लिए गुस्से में थे। तो हिंदूज
प्लस मुस्लिम्स दोनों इकट्ठे हुए और जो पहले खिलाफत मूवमेंट चल रहा था उस खिलाफत मूवमेंट को चेंज कर दिया गया इनटू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920। ठीक है, तो यहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा शुरू हुआ। आगे अगर हम चलते हैं तो ये खिलाफत मूवमेंट के लिए एक हल्का सा आइडिया है। अब ये खिलाफत मूवमेंट के अंदर क्या होता है, द खिलाफत मूवमेंट जैसे हमने अभी डिस्कस किया, इट वॉज फॉर द डिफीट ऑफ द टर्की इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ट्रीटी का नाम क्या था जो जिसने हार्श ट्रीटमेंट दिए थे, दैट वॉज द ट्रीटी ऑफ सेवरेस इन 1920 एंड इट वॉज फेल्ट बाय द मुस्लिम एज अ ग्रेट इंसल्ट टू देम। और वो ये चाहते थे कि सुल्तान के जो टर्की हैं, जो खलीफ हैं, सुल्तान ऑफ टर्की हैं, जो खलीफ हैं, उनको एक रिस्पेक्टेबल सी पोजीशन दी जाए। इसमें इंडिविजुअल कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, एम.ए. अंसारी, सैफुद्दीन खिचलू एंड अली ब्रदर्स वर द प्रोमिनेंट लीडर्स। खिलाफत कमेटी कब बनी थी, 1919 में। ठीक है, और उस दिन मनाया गया था एज अ खिलाफत डे। महात्मा गांधी वॉज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग हिंदूज एंड मुस्लिम टुगेदर टू अचीव द कंट्रीज इंडिपेंडेंस। और ये दोनों इकट्ठे कहां पर हुए, इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये याद रखिएगा। अभी हमारे पास पिक्चर बन के क्या आई दोस्तों, हमारे पास पिक्चर बन के कुछ ऐसी आई कि यहां पर हमारे पास एक आया खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, दूसरा हमारे पास आया खिलाफत मूवमेंट के साथ हमारे पास आया जलियांवाला बाग। दोनों इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद बना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यहां पे आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। यहाँ से 27 तकरीबन 8 साल के बाद 1927 में आपके पास एक नया इवेंट आता है, दैट इज़ द साइमन कमीशन। तो हमारे यहाँ पर ये चीज़ें, साइमन कमीशन जब वापस जाता है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। उन रिपोर्ट सबमिट करने की वजह से क्या होता है, RTC 1, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1। फिर आगे आती है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट के बाद आता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 और उसके बाद आता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट से पहले आता है कॉम्युनल अवार्ड्स और उसके बाद आता है RTC 3। तो ये हमारे पास 3 इवेंट्स हैं जिनको हम धीरे धीरे देखेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद 1920, 1921, 22, 24 और 25। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी भी शुरुआत हुई AITUC की 1920 में। 1921 में अगर मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किस कांग्रेस सेशन ने किया था, कई बार पेपर में ये भी पूछ लेते हैं। सो इट वाज स्टार्टेड इन द नागपुर सेशन इन दिसंबर 1920। प्रोग्राम्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वर surrender of the titles, resignation of the memberships, boycott elections under 1919, boycott government functions, boycott courts, boycott foreign goods, establishment of national schools, सबसे important चीज, colleges and private पंचायत courts, popularizing स्वदेशी goods and खादी। तो ये सारी की सारी चीज़ें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की थी। इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ज़्यादातर लोग जो थे वो बाहर आए। बाहर कौन थे, देवर नॉन स्टूडेंट्स। ठीक है, और उन्होंने क्या शुरू किया, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ एंड जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सारे के सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेटअप हुए। 1921 में मास इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किए और प्रिंस ऑफ वेल्स जब इंडिया आए हुए थे तो उनके सामने भी ये मास डेमोन्स्ट्रेशन हुए। उसके बाद जब ये चल रहा था सारा कुछ, उस टाइम पे साउथ इंडिया में केरला के ऊपर जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया ज़्यादा थे, वहाँ पर भी लोग जो थे वो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की सपोर्ट में खड़े हुए। और जब वो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की इसलिए खड़े हुए तो वहाँ पर जो चीज़ उठ के आई उसको हम कहते हैं एज अ मलाबार रेबिलियन या मोपिला रेबिलियन। हाँ, तो यहाँ पर हुआ ऐसा कि कुछ लोग थे जिन लोगों जो जिस चीज़ से ये शुरू हुआ उसको हम कहते हैं मोपलास। ठीक है, तो मोपलाज और मापिला, तो कई बार आप इसको देखोगे कि इसको नाम से एसोसिएट किया गया एज अ मोपलाज। एक मोपलाज। अब ये मोपलाज के साथ क्या था, ये ज़्यादातर लोग जो थे ये मुस्लिम बिलीफ के थे। तो इन लोगों को जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का और ये जो टर्की वाला केस हुआ तो ये लोग ज़्यादातर इसमें गुस्साए गए और गुस्सा आने के बाद इन्होंने वहाँ पर स्पीचेस दी, जिसके बाद मुस्लिम लीडर्स ने स्पीचेस दी, जिसके बाद एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चला वहाँ पर साउथ में। और उस एंटी ब्रिटिश मूवमेंट को हम कहते हैं एज अ मापिला रिवोल्ट। ठीक है, तो मोपिला से बना मापिला रिवोल्ट। ठीक है,
मापिला रिवोल्ट और ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा साउथ इंडिया में, और सारे के सारे जितने भी लोग थे उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। इनिशियली महात्मा गांधी ने भी इसको सपोर्ट किया। और यहाँ पर एक चीज़ और थी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, दैट वाज द वैगन ट्रेजेडी। वैगन ट्रेजेडी कब हुई? 1921 में वैगन ट्रेजेडी हुई, और इसके अंदर 67 मोपला जो थे वो लोग थे, उनको एज अ प्रिजनर वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, जिनकी सफोकेशन की वजह से डेथ हो जाती है, और जो कि इसको फर्दर एनहांस कर देता है इस मूवमेंट को। तो धीरे धीरे ये उसका फिजल आउट हो जाता है। बट मोपला रिबेलियन इज इंपॉर्टेंट एंड वैगन ट्रेजेडी इज इंपॉर्टेंट ऑफ 1991। तो ये 1921 ये किसकी वजह से हुआ? ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आगे आगे ये चलने गए साउथ में। उसके बाद 1922 इज इंपॉर्टेंट वाई, जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था 1920 में, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका पूरे इंडिया में चल रहा था, एंड लेटर ऑन इट वाज डिसाइडेड कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ख़त्म आगे इन्हांस करेंगे इन चौरी चौरा, और वहाँ से ये एक नया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, लोग जो हैं वो ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। वायलेंट होने के बाद कुछ लोग जो हैं वो लोग पुलिस वालों को उठाते हैं और उनको कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन में डालते हैं और वहाँ पर आग लगा देते हैं, और जिसकी वजह से जो लोग मर जाते हैं। गांधी ने उन 22 पुलिस वालों के लिए ऑल ओवर इंडिया जो है वो अपना मूवमेंट बंद करवा दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि हम इसके साथ नहीं चलेंगे आगे। इसके ऊपर सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर गांधी जी लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हम वॉयलेंट प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम नॉन वॉयलेंट प्रोटेस्ट करेंगे। तो उसका एग्जाम्पल है चौरी चौरा इवेंट। आगे चलते हैं, कहाँ पर? 11 फरवरी 1922 में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये 11 फरवरी को ख़त्म किया गया। 5 फरवरी को एंग्री मॉब सेट फायर पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा, जिसके अंदर 22 लोग जो थे वो मर गए, पुलिस वाले। तो वो जो काफ़ी दर्दनाक इवेंट था, इसके पीछे देयर वाज अ सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और सारे के सारे लोग इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, इन सबको जेल के अंदर डाल दिया गया। 1924 में स्वराज पार्टी, एंड 1925 में डेथ ऑफ CR दास। अब देखो दोस्तों, 1920 से 1930 तक का जितना भी इवेंट है, वहाँ पर हमारे पास एक्टिवली और भी चीज़ें उठ के आई हैं, ठीक है। और एक्टिव चीज़ें कैसी आई? 1920 से 1930 तक हम कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट फेज़ में थे। एक्सट्रीमिस्ट फेज़ में मतलब जो हमारे लोकल लीडर्स थे, उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म के थ्रू भी ब्रिटिशर्स को ये समझाने की कोशिश की कि वी वांट इंडिपेंडेंस। इसके अंदर अगर आप देख रहे हो तो हमारे पास ज़्यादातर इवेंट जो आएंगे, हमारे पास बहुत एक्सप्लोसिव से इवेंट आएंगे। जैसे हमारे पास आया चौरी चौरा केस, ठीक है। चौरी चौरा केस के बाद हमारे पास आता है जैसे काकोरी कांड, लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के सारी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर फिर HSRA, फॉर्मेशन ऑफ HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वो सारे के सारे जितने भी हमारे मार्टियर्स हैं, उन सारों की जो बात है वो 1920 से 1930 के बीच में एक्टिव रहने की है। सो ये जो एज है, इस एज को हम अलग से कवर करते हैं इन आर हिस्ट्री टॉपिक्स, जहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। आगे चलते हैं, हमारे पास 1927, 1928, 1930 ये वाला जो फेज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1927 मैंने आपसे बात की थी अभी कि या ऐसा हो गया था कि 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कहा था कि हम 10 साल के बाद आएंगे। 10 साल के बाद ना आने के बजाय वो 8 साल के बाद आ गए। अब जब वो 8 साल के बाद आए, उसको कहा गया एज अ साइमन कमीशन। तो वही चीज़ एक्ट ऑफ 1919 अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, ये शुरू हुआ, ठीक है। और इट इंक्लूडेड प्रोविजंस फॉर इट्स रिव्यू आफ्टर द 10 ईयर्स, बट 10 ईयर्स के बाद ना आके 1927 में आ गया। इसका चेयरमैन कौन था? सर जॉन साइमन। 7 मेंबर्स थे। हर जगह इसका प्रोटेस्ट किया गया क्योंकि इंडिया का इसमें कोई नहीं था, ठीक है। ब्लैक फ्लैग से इसको वेलकम किया गया और एक नारा दिया गया, साइमन गो बैक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक नारा दिया गया, साइमन गो बैक। इसके बाद अक्टूबर 30, 1928 को लाला लाजपत राय जी थे, वो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस प्रोटेस्ट में वो इंजर्ड हो गए और कॉन्सिक्वेंटली इनकी नवंबर तक आते आते डेथ हो गई थी। और इसके बाद जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ का बदला लिया जाता है बाय किलिंग द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और जो इंडिविजुअल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनका नाम था सॉन्डर। तो सॉन्डर को फिर बाद में मार दिया गया। तो
तो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे चलता हूं मैं, तो हमारे पास आया बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह, जैसे मैं बात कर रहा था, बारडोली सत्याग्रह वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर सरदार पटेल, एंड सरदार पटेल जी इसमें कहीं ना कहीं बारडोली में गुजरात में लोगों के साथ एसोसिएटेड थे बहुत ज़्यादा फॉर दिस फ्लड्स एंड फेमाइन। उसके लिए ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट थे। अब उस वहाँ पर जो ये हमारे सरदार जी हैं, इनको सरदार का टाइटल, वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल बारडोली सत्याग्रह में दिया गया, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद आ गया नेहरू रिपोर्ट। नाउ व्हाई दिस नेहरू रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट? नेहरू रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो वहाँ पर लॉर्ड ब्रिकन हेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उन्होंने चैलेंज दिया कि इंडिया एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकता जो कि सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, और इस चैलेंज को लिया गया एंड एक कमेटी बनाई गई और उसके हेड थे मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, तो 1928 में इन्होंने बोला कि हम बनाएंगे, और इसकी रिपोर्ट पब्लिश की गई। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसकी रिपोर्ट सबमिट की गई और उसको कहा गया एज अ नेहरू रिपोर्ट। सो याद रखिएगा 1928 इट वॉज नेहरू रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट क्या थी? डोमिनियन स्टेटस को फेवर कर रही थी, फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंटर, एटोनॉमी टू द प्रोविंसेस, क्लियर कट डिविजन्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, बाय कैमरल लेजिस्लेचर। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? ये मुस्लिम लीग को ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके ऊपर अपनी एक कमेंट्री दी और उस कमेंट्री को कहा गया एज अ जिन्नास 14 पॉइंट। तो जिन्नास 14 पॉइंट इसके अंदर आते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद वही चीज़ कि लाला लाजपत राय की जब डेथ होती है तो उनका बदला लिया गया बाय सॉन्डर्स मर्डर। इट वाज आल्सो इन 1928। उसके बाद 1929 में लाहौर सेशन होता है, असेंबली बॉम्ब ब्लास्ट बाय बटुकेश्वर दत्त एंड भगत सिंह। दो इवेंट्स हैं हमारे पास 1929 में। और इसी के साथ एक और चीज़ आती है हमारे पास, सिविल डिसोबीडियंस। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होने से पहले 1929 में एक लाहौर सेशन हुआ। अब ये लाहौर सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हमने ये कहा कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद हमने बात की कि वाई दिस पीपल मस्ट रूल अस, तो हमने बोला कि अब हम इनको टाइमलाइन दे रहे हैं, 1 साल के अंदर अंदर आप अपना विचार बता दो। तो ब्रिटिशर्स ने कोई हमें टाइमलाइन इसके अंदर रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर ऑन यू कैन से 31 दिसंबर को लाहौर सेशन में हमने कह दिया कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस हम अपनी लेते हैं। उसको कहा गया एज अ पूर्ण स्वराज। तो हमारे पास दो चीज़ें आई, एक पूर्ण स्वराज और एक स्वराज। स्वराज इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू बाल गंगाधर तिलक, पूर्ण स्वराज इज रिलेटेड टू 1929। और इसके बाद 1930 आता है। 1930 में हमने क्या किया? हमने 26 जनवरी 1930 को देशभक्ति के गाने गाए, रावी के किनारे हमने अपने झंडा फहराया, देश का झंडा फहराया। ठीक है, और जब हमने अपने देश का झंडा फहराया, झंडा फहराने के बाद हमने बोला कि आज के बाद हम आज़ाद हैं। ठीक है, तो वो जो चीज़ थी उस चीज़ को हमने किया ऑन 26 जनवरी 1930। और इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया है कि जब हमने पहली बार अपनी आज़ादी की उद्घोषणा की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1929 1930। अब जब 1930 में हमने ये बोल दिया कि हम आज के बाद आज़ाद हैं, वी आस्क्ड गांधी जी कि आप फर्दर आगे इसको लेके जाओ एंड यू लॉन्च योर ओन मूवमेंट, और उस मूवमेंट का नाम दिया गया एज अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये कहाँ पर शुरू हुआ? लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1929, वहाँ पर ये चीज़ शुरू हुई। अब उसके बाद आगे चलूँ मैं तो क्या होता है हमारे पास, तो उस सेशन के बाद क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू और एंड द कांग्रेस पास्ड पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, जिसकी मैंने अभी बात की थी कि ठीक है इस सेशन में पूर्ण स्वराज आ गया। और गवर्नमेंट फेल्ड टू एक्सेप्ट नेहरू रिपोर्ट, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया। ठीक है, कांग्रेस ऑल्सो ऑब्जर्व 26 जनवरी 1930, इसको भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। सेम डेट लेटर बिकेम द रिपब्लिक डे, हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद गांधी जी को हमने कहा दांडी मार्च के लिए, गांधी जी दांडी मार्च के लिए साथ शुरू हो गए। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपनी मार्च शुरू की और उसको कहा गया एज अ दांडी मार्च, और 79 फॉलोअर्स उनके साथ थे और उन्होंने सॉल्ट को ब्रेक किया। ही रीच दांडी ऑन 5 अप्रैल 1930 और वहां पे लॉन्च कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ।
ठीक है। तो गांधी जी ने यहां पर इसको लॉन्च कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और कब तक चला? 1934 तक चला। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आगे चलता हूं मैं। अब यहां पर गांधी जी ने लॉन्च कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो गांधी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, दूसरी साइड से आरटीसी चलने वाली थी। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट कर दी थी अपनी वहां जाके। तो साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट सबमिट की उसको हमने कह दिया एज ए, उसके बाद जो वहां पर मीटिंग हुई उस मीटिंग को कह दिया आरटीसी। लेकिन आरटीसी में इंडिया के सारे इंडिविजुअल उसमें आना ज़रूरी था। लेकिन इंडिया में यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो गांधी जी ने मना कर दिया कि मैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं लगाऊंगा। ठीक है, जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए तो वहाँ के जो गवर्नमेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे रैमसी मैकडोनाल्ड, उन्होंने भेजा इंडिया में इरविन को। ठीक है, और इरविन और गांधी आपस में बैठे फर्स्ट टाइम आमने सामने, यानी बराबरी में। ठीक है, और इन दोनों ने डिस्कस किया और जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको छुड़वा दिया गया। और उसके बाद गांधी ने कहा कि हम आरटीसी 2 लगाएंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद गांधी जी गए और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी ने अटेंड की। ठीक है, और अगर हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को कुछ वहां पे समझ सा नहीं आया कि जो बातें लोग कह रहे थे कि सारे अपने अपने बारे में बात कर रहे थे। 8 मार्च को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। उसके बाद गांधी जी ने सस्पेंड किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, और सितंबर में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई। उनको लगाने के बाद इन जनवरी 1932 में जब वहां से वापस आ गए तो 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से रिज्यूम कर दिया गया। ठीक है, अब वहां से 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद अब क्या होता है हमारे पास, जो आपके रैमजी मैकडोनाल्ड हैं उन्होंने बोल दिया कि यार जो डिप्रेस क्लासेस हैं उनको भी हमें सेपरेट इलेक्टोरेट देना है। सो ब्रिटिशर्स यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडिया को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अब इन्होंने बोला, पहले इन्होंने बोला मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट, फिर बोला सिख को एंड एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस को सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ये कहना शुरू कर दिया इन्होंने कि अब डिप्रेस क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दो। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशर्स की एकदम सिर चढ़ के बोल रही है। लेकिन उस टाइम पे सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने दे दिया, और वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया उसको कहा गया कम्युनल अवार्ड। ये जो कम्युनल अवार्ड था ये गांधी जी को कहीं ना कहीं रास नहीं आया और गांधी जी हंगर स्ट्राइक पे चले गए। फिर गांधी जी को मनाने के लिए अंबेडकर जी और गांधी जी बैठे और उसको कहा गया पूना पैक्ट। और इसमें गांधी ने कहा कि हमें इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देना, लेकिन इनके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जो इंडिविजुअल इलेक्शंस के लिए खड़ा हो रहा है उस एरिया में हम इसको कह देंगे कि सिर्फ एंड सिर्फ डिप्रेस क्लासेस के लोग ही होंगे जो कि खड़े होंगे, वोट उसको सारे करेंगे। तो वो पूना पैक्ट कहलाया। और उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। तो अगर आप सीक्वेंस में फिर से रिपीट कर देता हूं, आरटीसी 1, फिर उसके बाद आ गया आरटीसी 1 के बाद गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट के बाद अगला आ गया हमारे पास आरटीसी 2। फिर हमारे पास आ गया कम्युनल अवार्ड। फिर कम्युनल अवार्ड के बाद हमारे पास आ गया पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के बाद हमारे पास आ गया आरटीसी 3। ये रखना याद, पेपर में बहुत बार पूछते हैं। आगे चलते हैं 1934, 35, 36, 37, 39 और 1940। ठीक है, अब 1934 गांधी जी ने रिजाइन कर दिया कांग्रेस से, पार्टी से, मेंबरशिप से। ठीक है, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए इंपॉर्टेंट है। 1936-37 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए। 1939 में वर्ल्ड वॉर हुई। सुभाष चंद्र बोस जो थे, जो कि कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक और इंडियन नेशनल आर्मी वाला अलग से वर्टिकल चलता है। 1939 के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक, ये जर्मनी गए, पहले रशिया गए, फिर जर्मनी गए, फिर सिंगापुर गए और वहाँ पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई। तो वो वर्टिकल को हम अलग से देखते हैं। अभी हम गांधीयन फेज को आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होगी, पोलैंड इन्वेड कर दिया गया। ठीक है, अब यहां पर जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई तो वहां पर दिक्कत क्या हुई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें बिना पूछे ये हमारे इंडिया को कह दिया कि इंडिया भी वॉर में पार्टिसिपेट करेगी। इसके लिए कांग्रेस ने बहुत
रोष प्रकट किया और कहा कि हम इसके लिए नहीं है। मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड एज अ डिलीवरेंस डे, और मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने डिमांड कर दिया क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो यहां पर अब नया एंगल बन गया एक पाकिस्तान को लेके कि हमें पाकिस्तान बनाना है। देखो जरा आगे चलते हैं। अब 1940 में क्या हो जाता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे कि इंडिया भी इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करे, लेकिन अगर इंडिया पार्टिसिपेट करना चाहता है तो इंडिया के लिए इनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा इन लोगों को। तो इन्होंने इंडिया के लिए क्या बोला, इन्होंने बोला इंडिया को कि हम आपके लिए एक ऑफर देते हैं, दैट ऑफर इज द अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर के अंदर इन्होंने बोला कि देयर विल बी आफ्टर द वॉर representative body of Indians would be set up to frame the new constitution and there will be a dominion status। तो इंडियंस ने कहा कि यार देखो भाई, डोमिनियन स्टेटस तो हम 1930 में, बिल्कुल ठीक दोस्तों, 1930 में हम मना कर चुके हैं, जहां पर हमने फर्स्ट टाइम अपना पूर्ण स्वराज की बात की थी 1929 के दिसंबर और 26 जनवरी को। तो अगर आप ये कह रहे हो कि आज हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस बिल्कुल नहीं चाहिए। सो अगस्त ऑफर जो है इन्होंने सिरे से नकार दी। अब दोस्तों एक चीज़ देखो यार कि अब हम इंडियंस कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे हैं, ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर में हार रहे हैं, और अब कहीं ना कहीं हम अच्छे लेवल पे, यानी हम शक्ति का संतुलन हमारी साइड आ गया है। आगे इंडिविजुअल सत्याग्रह, गांधी जो थे वो अगस्त ऑफर से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया। ठीक है, और जब उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया तो उसके अंदर इट वॉज ए लिमिटेड, सिंबॉलिक एंड नॉन वायलेंट इन नेचर। फर्स्ट इंडिविजुअल वॉज आचार्य विनोबा भावे और सेकेंड वन वॉज जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने शुरू किया इसको, और शुरू करने के बाद ये घर घर जाके इन्होंने अरेस्ट दिया और सबको एजुकेट किया। सो इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 1942। 1942 इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिप्स मिशन। 1942 तक आते आते लॉर्ड लिनलिथगो ने अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सपेंड किया। इंडिया वालों को लुभाने के लिए 5 मोर इंडियंस को उसमें डाल दिया गया 1941। ठीक है, लेकिन वॉर टाइम सिचुएशन कहीं ना कहीं बिगड़ती गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की कॉपरेशन को, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को चाहिए था, इसलिए उन्होंने भेजा स्टैफोर्ड क्रिप्स को। और स्टैफोर्ड क्रिप्स की रिकमेंडेशन क्या थी? उसकी रिकमेंडेशन थी डोमिनियन स्टेटस। फिर से वही बकवास कर रहे हैं ब्रिटिशर्स की, डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए था। डोमिनियन स्टेटस, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी। हम अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम नहीं मानते। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, सेटिंग अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, देयर वुड बी अ प्रोविजन ऑफ प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ईदर टू रिटेन इट्स प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन। यानी उन्होंने प्रोविजंस की जरूर बात की और हर चीज की बात की प्रोविंसेस को लेके, लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की। इट वॉज टेक इट और लीव इट। सो हम फिर से मना कर गए कि हमें नहीं चाहिए क्रिप्स मिशन भी। सो 1942 में क्रिप्स मिशन भी वापस कैंसिल हो जाता है। अब 1942 में ही एक और मिशन शुरू होता है, उसको हम कहते हैं एज अ क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 से 1944 तक ये चल रहा है। साइमल्टेनियसली आपकी आज़ाद हिंद फौज वाला भी केस चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं म्यांमार से इंडिया की तरफ आ रहे हैं। द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन और जैपनीज इन्वेजन को लेके इंडिया में जो अटैक हो रहा है उसको लेके गांधी जी ने एक कैंपेन शुरू किया, और वो था कि ब्रिटिशर्स तुम इंडिया को छोड़ के जाओ, बाकियों को तो हम संभाल लेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर फिर जब ये वाली बात आई तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बॉम्बे, याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को पास किया क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। सेम डे गांधी जी ने एक स्लोगन दिया, डू और डाई, करो या मरो। और 8 से 9 अगस्त 1942 को गवर्नमेंट ने अरेस्ट करना सबको शुरू कर दिया। सारे प्री प्लान्ड एक्शन गवर्नमेंट के पीपल थे, वो सारों को अरेस्ट कर दिया गया। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, इन सब को उठाया और जेल के अंदर डाल दिया गया। तो ये सारे के सारे जेल में चले गए। ठीक है, और यहाँ पर 2-3 लोग हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना है। फर्स्ट इज अरुणा असफ अली। ठीक है, पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड लेडी, ठीक है, ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इन्होंने ग्वालियर टैंक में मैदान में मुंबई में अपना एक इंडिया का झंडा फहराया। सो याद रखिएगा, अरुणा असफ अली। ठीक है, और नए लीडर्स हमारे पास आए, राम मनोहर लोहिया, अच्युत्या एंड SM जोशी जो कि आए, एंड जयप्रकाश नारायणन। इसके बाद आगे चलते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू क्यों हुआ था? ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड वॉर 1।
फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन और एसेंशियल कमोडिटीज खत्म हो गई थी, उसकी वजह से आपका क्विट इंडिया मूवमेंट चला। सक्सेस क्या थी इसकी? वुमेन एम्पावरमेंट और फ्यूचर लीडर्स उठ के आए। वुमेन एम्पावरमेंट में कौन? अरुणा असफ अली, जिन्होंने अभी अभी हमने पढ़ा कि झंडा फहराया, और दूसरा उषा मेहता, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पेपर में बहुत बार आता है। उषा मेहता हेल्प्ड सेटअप अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन, इन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन सेटअप किया उषा मेहता ने। ठीक है, राइज ऑफ फ्यूचर लीडर्स, जैसे हमने अभी भी बात की, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, जेपी नारायणन, ये सारे के सारे थे। ये जो मूवमेंट था ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स उन्होंने साथ नहीं दिया, ब्रिटिश आर्मी वाले मजबूर थे, वो इंडिया के साथ नहीं जा सकते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज वालों ने साथ नहीं दिया, वाइसराय काउंसिल्स ने साथ नहीं दिया, और यहाँ पर मुस्लिम लीग ने साथ नहीं दिया। मैनी कांग्रेस लीड मेंबर्स लाइक राजागोपालाचारी, इन्होंने रिजाइन दे दिया क्योंकि ये गांधी के साथ इनकी ट्यूनिंग नहीं थी। इसके बाद 1945 तक आते आते वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद पंगा ये पड़ गया कि इंडिया से ये ग्रेसफुली बाहर निकलना चाहते थे। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया, जो इंग्लैंड में एक इनकी पार्टी थी, चर्चिल जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हारने वाले 1945 में, उनकी जगह जो है वो क्लेमेंट एटली आने वाले हैं। ठीक है, तो उससे अगर हम देखें 1945 वेवल प्लान क्या आया, उन्होंने भी इंडिया के ऊपर बात की, देयर मस्ट बी ए सिमिलर एक्सप्रेशन ऑफ हाई कास्ट मुस्लिम एंड हिंदूज इनसाइड द काउंसिल, इंडियन डिफेंस सिस्टम वॉज रिक्वायर्ड टू रिमेन अंडर ब्रिटिश। वही पुरानी बात, क्यों रहेगा भाई ब्रिटिश के अंदर? ठीक है, अंटिल इंडियन पीपल गेट फुल अथॉरिटी, एन इंडिविजुअल फ्रॉम इंडिया कैन बी डेजिग्नेटेड एज अ फॉरेन अफेयर मेंबर ऑफ द काउंसिल। फिर से बकवास, इंडिया कुड बिकम मेंबर ऑफ काउंसिल्स एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ एंड वाइसराय। अब फिर से वही चीज, इन्होंने हमें पूरा का पूरा हक नहीं दे रही है। ठीक है, वाइसराय, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड वाइसराय वाज अलाउड टू बी इंस्टेंट रिक्रिएटेड अलॉन्ग विद इंक्रीजिंग मेंबर्स। इन सारी चीज़ों के बाद भी इन्होंने वेवल प्लान दे दिया। ये वेवल प्लान की जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो इम्प्लीमेंटेशन हुई इन शिमला कॉन्फ्रेंस। तो याद रखिएगा दो चीज़ें, वेवल प्लान में सिर्फ इन्होंने पॉइंट्स लिखे और इन पॉइंट्स की जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो आई शिमला कॉन्फ्रेंस में। और शिमला कॉन्फ्रेंस जो था इट वॉज अ फेलियर। क्यों? क्योंकि लीग और कांग्रेस जो थे आपस में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस अपने इश्यूज को सेटल नहीं कर पाए थे। जिन्ना इंसिस्टेड दैट ओनली लीग मेंबर शुड बी द मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव एंड अपोज द कांग्रेस नॉमिनेटेड मुस्लिम मेंबर्स, और दिस वाज बिकॉज जिन्ना जो थे वो ये चाहते थे कि वो सोल रिप्रेजेंटेटिव हो मुस्लिम्स के इंडिया में। और इनके इसी पंगे की वजह से ये वेवल प्लान जो था वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो गया। वेवल प्लान ने बात की थी 6 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव आउट ऑफ 14 मेंबर्स टू बी द पार्ट ऑफ दिस, बट ये इनको ये भी रास नहीं आया। इस करके ये जो हम आपका शिमला कॉन्फ्रेंस है, सारा का सारा शिमला कॉन्फ्रेंस फेल होगी। जिन्ना ने कोई नाम नहीं दिया काउंसिल के लिए जब तक उसने कहा कि कोई मुस्लिम लीग वॉज एक्सक्लूसिवली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन मुस्लिम, इसको एक्नॉलेज ना कर ले। तो ये वेवल प्लान के बाद 1946 में हमारे पास एक इवेंट होता है, उस इवेंट को हम कहते हैं रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। अब ये रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी क्या है? फरवरी 18, 1946 में समवेयर अराउंड 1100 इंडियन सेलर्स और रेटिंग्स, एक जहाज HMIS तलवार एंड द रॉयल इंडियन नेवी सिग्नल स्कूल इन बॉम्बे, उन्होंने डिक्लेयर किया हंगर। ठीक है, हंगर स्ट्राइक उन्होंने शुरू की। अब उन्होंने जब हंगर स्ट्राइक शुरू की उसमें एक कंसेप्ट आता है स्लो डाउन। ठीक है, व्हाट इज दिस स्लो डाउन स्ट्राइक? तो ये याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछ भी लेंगे वो आपसे कि स्लो डाउन स्ट्राइक क्या थी। ठीक है, तो स्लो डाउन स्ट्राइक ये थी कि जहां पर INS रेटिंग जो थे, ये जो रेटिंग्स थे, इन्होंने काम धीरे धीरे करना शुरू किया। इन्होंने कहा हम काम करेंगे लेकिन बहुत स्लोली काम करेंगे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये है कि इंडियन जो आपका डिफेंस सर्विसेज हैं अब वो रिवोल्ट पे उतर आई है। ठीक है, और अगर वो रिवोल्ट पे उतर आई हैं तो इसकी वजह से जो ये ब्रिटिशर्स हैं ये इंडिया को कंट्रोल करने में अब थोड़ा सा इनको दिक्कत होना शुरू हो गई। ठीक है, वन ऑफ द ट्रिगर्स ऑफ RIN वाज द अरेस्ट ऑफ रेटिंग BC दत्त। तो ये नाम याद रखिएगा, BC दत्त। ठीक है, हु हैज क्रॉल्ड क्विट इंडिया ऑन HMIS तलवार। तो कौन सा इंडिविजुअल था जिसने क्विट इंडिया लिखा था वहां पर? इसका नाम था BC दत्त।
ठीक है। आफ्टर द स्ट्राइक बिगैन रेटिंग वेंट अराउंड बॉम्बे इन लॉरीज, और उन्होंने कांग्रेस फ्लैग फहराया चारों तरफ, और वो इन्होंने पूरा का पूरा। और इसके पीछे एक और भी चीज़ थी जहाँ पर ये डिफेंस सर्विसेज जो थी बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर से खफा हुई, और वो था आपका रेड फोर्ट में जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, जो आज़ाद हिंद फौज थी, आईएनए ट्रायल्स करके उनके जब ट्रायल्स हुए, उनको जब जापान वालों ने उनके साथ ठीक ट्रीट नहीं किया, उसके बाद उनको लाया गया दिल्ली में, और उनके ऊपर फिर जब ट्रायल शुरू हुए, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ट्रिगर था इन लोगों के लिए। उसके बाद क्या होता है, क्लेमेंट एटली की गवर्नमेंट आ जाती है, और क्लेमेंट एटली की गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती थी अब वर्ल्ड वॉर के बाद कि देयर मस्ट बी अ ग्रेसफुल विड्रॉल ऑफ ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया, और उस ग्रेसफुल विड्रॉल के लिए दे केम अप विद द कैबिनेट मिशन प्लान। और कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर इन्होंने क्या बोला, कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर देयर शुड बी अ यूनियन ऑफ इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देयर शुड हैव बीन एन एग्जीक्यूटिव, देयर शुड हैव एन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑल रेजिडरी पावर शुड वेस्ट विद प्रोविंसेस, ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला था। द स्टेट्स विल रिटेन ऑल सब्जेक्ट्स एंड पावर्स and other than those ceded to the union. Constitution of the union and the group should contain a provision whereby provinces could by majority vote of its legislative assembly और रिकंसिडरेशन की बात कर सके, और 10 साल के बाद वो अपने इस डिसीजन को देख सके। ठीक है। रिजेक्शन फॉर द डिमांड ऑफ फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया गया इन कैबिनेट मिशन प्लान, और इंडिया को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, एंड जहां पर मिक्सचर चल रहा है सी कैटेगरी, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। प्रिंसली स्टेट्स वर नो लॉन्गर अंडर द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी, और उनको कहा गया कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि क्या करना है, ब्रिटिशर्स इसके अंदर नहीं आपके साथ आएंगे। तो ये जो था ये कैबिनेट मिशन प्लान था। अब ये कैबिनेट मिशन प्लान के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, दिस प्लान वाज इनिशियली एक्सेप्टेड बाय मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, इसको दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये ग्रुपिंग जो थी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इसको कैंसिल कर दिया, जिसके वजह से मुस्लिम लीग जो थे वो इस चेंज प्लान को चेंज करने के मूड में नहीं थे। इन्होंने बोल दिया कि हम अब इसमें नहीं करेंगे, और इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली। ठीक है। और मुस्लिम लीग ने भी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनने की नहीं की, और उन्होंने कह दिया कि हम अपना हिसाब से करेंगे, और उसको इन्होंने कह दिया एज अ डायरेक्ट एक्शन डे। सो दिस इज कैबिनेट मिशन प्लान। और डायरेक्ट एक्शन डे के अंदर क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के कर्ता धर्ता है, declared 16th August as the direct action day and called Muslims all over the country to suspend all business, put pressure on British government to relent Muslim League headed by Jinnah, ठीक है, डिमांड ऑफ डिवाइडिंग द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बेवकूफियाँ, ठीक है, कि रिलीजन के बेस पे जिन्ना ने कहा कि कंट्री को डिवाइड कर दो, ठीक है, देयर बाय अलाउइंग द क्रिएशन ऑफ द मुस्लिम लीग, मुस्लिम डोमिनेटेड पाकिस्तान, ठीक है। और ये इसकी वजह से क्या हो, नेशन वाइड कम्युनल राइट्स हुए, ठीक है। ये है हमारे पास डायरेक्ट एक्शन डे। उसके बाद 1947 में आता है हमारे पास माउंट बैटन प्लान। अब ये माउंट बैटन प्लान क्या था, माउंट बैटन वाज अ लास्ट यू कैन से वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड ही वाज वेरी क्विक इन हिज डिसीजंस। सो इनिशियली तो बात ये थी कि सितंबर तक आज़ादी देंगे, बट क्विकली धीरे धीरे इसको वापस करके अगस्त तक ये लेके आए, ठीक है। और ब्रिटिश को सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या थी, दे वांटेड देयर ट्रूप्स टू आउट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एज सुन एज पॉसिबल। Mountbatten plan allowed population exchange between the two new dominions, allowing Hindus to move to from Pakistan to India and Muslims to move out of the India to Pakistan, ठीक है। सो ये टेंशन भरी चीज़ थी। Enable Britain to withdraw its army from the subcontinent without any वायलेंस, और इन चीज़ों के ऊपर हमारी सारे के सारा माउंट बैटन प्लान था। और 1947 में एक्ट पास हुआ, और उस एक्ट के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ ऑन 15 अगस्त। सो दिस वाज द क्लास रिलेटेड टू द मॉडर्न इंडिया गांधीयन फेज। होप सो आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद हो गई। इसके साथ इसको प्लीज़ मॉक टेस्ट के साथ जोड़िएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत।